हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो क्विज़ हमने करी है लास्ट कल जो मैंने डाली थी ग्रुप पे, वो क्विज़ आप काफ़ी लोगों ने सोल्व कर ली है, तो उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे किस तरह से। अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनमें से, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जितने में न्यूमेरिकल थे सारे के सारे। तो अगर अभी तक आपने क्विज़ नहीं अटेम्प्ट करी है तो अभी भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी करके, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्विज कर सकते हैं। अगर नेटवर्क की थ्योरी की क्विज भी 2 करी थी हमने, अगर वो नहीं करी है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी भी। उसके सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं डिस्कस। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा क्विज का, द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड द नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स। क्या पूछा था? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड द नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन इन द फिगर आर रेस्पेक्टिवली। हमें निकालना है तो फॉरवर्ड पाथ कितने हैं और नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स। तो ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ देखने हमें कितने हैं। तो फॉरवर्ड पाथ कैसे देखेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी पाथ है वो सारे फॉरवर्ड पाथ काउंट होते हैं हमारे। तो पहला फॉरवर्ड पाथ हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, ये है इस तरह से, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे 2 हो गए। तीसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3 हो गए। तीसरा, इसके अलावा कोई भी हमारे इसी डायरेक्शन में पाथ नहीं बचा है, तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हो गए हमारे, एक तो ये हो गया है 1, ये हो गया 2 और ये हो गया नंबर 3। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हो गए हैं? यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स। इसका क्या मतलब है कि हमें लूप निकालना है, कितने लूप हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है। लूप का मतलब तो समझ में आता है कि लूप कितना होता है, कि एक डायरेक्शन में ही चल रहा है पूरा लूप। इसके बाद हमें देखना है कि 2 कौन से ऐसे लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो इतने कितने लूप हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते। तो पहले हम देखते हैं, एक लूप ये हो गया हमारा पॉइंट बी पे, ये वाला लूप हो गया, तो ये हो जाएगा एक लूप। अब इसके अलावा कौन सा ऐसा लूप है जो इसको टच नहीं कर रहा? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक लूप, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से हो जाएगा एक दूसरा लूप। तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो 2 लूप जो है वो नॉन टचिंग है, तो एक पेयर हो गया। तो इससे बन गया हमारा एक पेयर, ठीक है, क्योंकि ये एक लूप है और ये एक लूप है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा कोई लूप पेयर है क्या ऐसा। अब नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं देखो, एक तो ये हो गया। नंबर ऑफ लूप्स की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लूप्स में एक तो ये है हमारा नंबर ऑफ लूप, दूसरा ये है लूप, तीसरा लूप ये भी है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और उसके बाद इस डायरेक्शन में है। इसके अलावा क्या है? और कोई लूप तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में एक ये लूप है हमारे पास यहाँ पे, इस तरह से तीसरा लूप। 4 लूप हो गए, 1 2 ये 3 है और ये ओवरऑल 4 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे 4 नंबर ऑफ लूप्स। लेकिन हमें क्या निकालना है? नॉन टचिंग पेयर्स निकालने। तो एक नॉन टचिंग पेयर तो आ गया हमारा यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा देखिए, ये वाले लूप्स की बात करें तो ये लूप जो है टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी नॉन टचिंग लूप और नहीं बचा है। 2 लूप है जो सेपरेट है, टच नहीं कर रहे, वो एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स का पेयर कितना हो गया? नंबर 1 आया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आए हमारे 3 और नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स कितना आया है? 1। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए, नंबर ऑफ लूप्स कितने हमारा? 1 ये लूप है, दूसरा ये लूप है, तीसरा ये लूप है और एक चौथा ये लूप है, ठीक है। ये हो गया नंबर 4। अब हमें निकालना है नॉन टचिंग लूप पेयर्स। तो कौन कौन से लूप ऐसे हैं तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे? तो एक तो लूप ये हो जाएगा, दूसरा लूप ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से टच कहीं भी नहीं कर रहे। इसके अलावा बीच वाले लूप्स की बात करें हम, इसकी बात करें,
या फिर इसकी बात करें तो ये इससे भी टच कर रहे हैं, इससे भी टच कर रहे हैं, आपस में भी टच कर रहे हैं, तो नॉन टचिंग लूप पेयर्स में काउंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारे नॉन टचिंग लूप पेयर्स कितने हो गए, एक ही हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड 1 नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए कोई एक यहाँ और लूप होता तो हमारा नॉन टचिंग लूप पेयर 2 हो जाता, क्योंकि एक तो ये और ये हो गया है, इसके बाद एक ये और ये हो जाता। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स आ जाते, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये ऐसा कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर्स जो है वो सिर्फ 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, द मैकेनिकल सिस्टम इज शोन इन द फिगर, द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज। मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है हमें यहाँ पे, इस सिस्टम की जो है इक्वेशन हमें यहाँ पे बनानी है कि मैकेनिकल सिस्टम को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मास होता है, मास के साथ कौन सा फैक्टर यूज में लेते हैं हम, डी स्क्वायर वाई, या डी स्क्वायर एक्स होता है तो डी स्क्वायर एक्स, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एम के साथ क्या लेते हैं हम, अगर नॉर्मली बात करें जनरलाइजेशन में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स होता है। अगर बी की बात करें तो बी के साथ क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और के की बात करें स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के के साथ सिर्फ एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसके अंदर ये ध्यान में रखना है, एम के साथ आता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और b के साथ में आता है डी एक्स बाई डी टी, और k के साथ में सिर्फ x आता है। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, एंड डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा आपका a। तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा y1 एंड y2। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, अगर y1 और y2 की बात करें तो m की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे m की इक्वेशन बन जाएगी, m के साथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ y2 आ रहा है, तो m की इक्वेशन बन जाएगी m डी स्क्वायर y2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में y1 की ऑप्शन है m के साथ, वो तो आप यहाँ से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें b की, तो हो जाएगा प्लस, b में क्या आ जाएगा आपका, b के साथ भी कौन सा है, y1 और y2 के बीच में k आ रहा है, तो b के लिए हम सिर्फ y2 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी y2 अपॉन डी टी। ठीक है, और x के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल टू में लिखते हैं, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, k के लिए, या फिर इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम y1 और y2 के साथ लिखेंगे तो हम इक्वल टू में लिख सकते हैं उसको। तो k के साथ क्या आ जाएगा, k यहाँ करेंगे इसको, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, k इंटू, अब k के साथ क्या है, दो डिस्प्लेसमेंट है ना, एक तरफ y1 लग रहा है, दूसरी तरफ y2 है, तो इसको हम लिखेंगे y1 माइनस y2, ये 2 नहीं 1। ठीक है, अगर हम इक्वल टू नहीं लिखते, उसके साथ ही प्लस करके लिखते, तो हो जाता y2 माइनस y1, क्योंकि जिस तरफ से हम इक्वेशन बनाते हुए आ रहे हैं उधर y2 दे रखा है, तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, इसके साथ इसके ऊपर और क्या फोर्स लग रहा है, ये हम किसके बना रहे हैं, फोर्स का बना रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एक Ft, तो ये आ जाएगा Ft। ठीक है, ये क्यों आ जाएगा इस तरह से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम कर लेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जो भी टोटल फोर्स है वो होता है, तो ये होता है हमारा Ft इक्वल टू जितना भी इक्वेशन बन रही है वो। तो k इधर क्या हो जाता है, एक बार दोबारा लिख लेंगे इसको हम, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, m ये हो जाएगा डी स्क्वायर y2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी y2 अपॉन डी टी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, प्लस करके लिखेंगे k को, तो ये आता y2 माइनस y1। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, जो भी F लग रहा है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आ जाएगा इक्वल टू में। तो हमने क्या लिखा है इस इक्वेशन में, अगर देखेंगे आप
तो यहाँ पे आपको के जो है वो इक्वल टू में लिखा हुआ है, तो इक्वल टू में के लेके जाएंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा वो यहाँ पे। अब इसमें से अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो पहले तो आप m के साथ जो 1 1 के ऑप्शन है वो काट सकते हैं। तो m के साथ ये है d2y1 वाला, ये हट जाएगा आपका यहाँ से। दूसरा ये है d2y1 वाला, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बचे हमारे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में क्या करेंगे, बी देखेंगे, उसके बाद बी के साथ अगर 1 है तो वो हट जाएगा। इसके अंदर क्या है हमारा, बी के साथ 1 है, dy1/dt, तो ये हट जाएगा। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 बचा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी आप इक्वेशन देखेंगे तो m d2y2/dt² प्लस b dy2/dt प्लस में k करेंगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। अगर इक्वल टू में k करेंगे तो y1 माइनस y2, और ft है एक्सटर्नल फोर्स, तो ये ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको बैलेंस करना है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इंटरनल फोर्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओवरऑल गेन CS अपॉन RS ऑफ द ब्लॉक डायग्राम शोन इज, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम दे रखा है एक, उसके अंदर पूछना है हमें ओवरऑल गेन कितना है। तो ओवरऑल गेन निकालेंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या है हमारा, तो यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से हमें ओवरऑल गेन फाइंड आउट करना है। ये RS दे रखा है आपका, ये CS दे रखा है, तो CS अपॉन RS करना है। इसको हम सोल्व कर लेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से, क्योंकि ईजीएस्ट मेथड होता है ब्लॉक डायग्राम को सोल्व करने का सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले ये बना लिया हमने RS, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे गेन आ गया G1, फिर ये पॉइंट है, फिर गेन क्या आया यहाँ पे G2, फिर यहाँ पे आ गया हमारा CS, ठीक है। अब यहाँ से फीडबैक क्या जा रहा है हमारा, यहाँ पे जा रहा है फीडबैक H2, पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये हो जाएगा H2। इसके अलावा एक और फीडबैक क्या जा रहा है हमारा, ये जा रहा है यहाँ पे H2 और H1 जा रहा है फिर आगे, क्योंकि ये H2 से जुड़ के जा रहा है तो इसका मतलब है H2 भी आगे जा रहा है। तो इसी पॉइंट से एक और फीडबैक जा रहा है हमारा यहाँ पे, और ये नेगेटिव फीडबैक है, ये क्या हो जाएगा -H1 और H2, ठीक है। अब इसका हम बना लेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं इजीली आप। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा हमारा CS अपॉन RS इक्वल टू, अब पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एक ही है हमारा, ये वाला G1 G2, तो ये आ जाएगा आपका G1 G2 अपॉन 1 माइनस नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, नंबर ऑफ टोटल लूप्स लिखते हैं हम। तो पहला लूप क्या आ जाएगा हमारा, पहला लूप ये आ जाएगा G2 इंटू H2, ठीक है। तो ये आ जाएगा G2 H2, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस करके लिखते हैं ना, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ लूप्स। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा G1 G2 माइनस H1 H2, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, सम करते हैं लेकिन ये माइनस में है, तो आ जाएगा माइनस G1 G2 H1 H2, ठीक है, H1 H2, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। आ जाएगा G1 G2 अपॉन 1 माइनस G2 H2 माइनस G1 G2 H1 H2। अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस G2 H2 प्लस G1 G2 H1 H2। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा G1 G2 अपॉन 1 माइनस G2 H2 प्लस G1 G2 H1 H2। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। किसी भी ब्लॉक डायग्राम को अगर सोल्व करना है तो उसको इजीली आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं और किससे सोल्व करते हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये आप बनाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है ऊपर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स और नीचे लिखने हैं 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स। उसके बाद आता है नॉन टचिंग लूप्स, और वो सब जब बड़ा डायग्राम होता है हमारा, तो इसके अंदर इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे आ गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैच लिस्ट मैच करनी है। ओरिजिनल डायग्राम है पहली लिस्ट के अंदर, सेकंड लिस्ट के अंदर क्या दे रखा है आपका, सेकंड लिस्ट में दे रखा है इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम दे रखा है सेकंड लिस्ट के अंदर और पहली लिस्ट में दे रखा है ओरिजिनल डायग्राम। तो पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है और जो इसके अंदर काम में आता है। इस तरह के डायग्राम्स जो भी दे रखे हैं आपके, क्योंकि आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको एक समिंग पॉइंट मिलेगा और एक आपको टेक अवे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो समिंग पॉइंट और टेक अवे पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अगर समिंग पॉइंट है, कोई भी समिंग पॉइंट इस तरह का, और यहाँ पे कोई ब्लॉक दिया हुआ है आपको, तो अगर समिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक समिंग है, समिंग पॉइंट क्या होगा जहाँ पे दो का सम हो रहा है, अदरवाइज तो समिंग पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई समिंग पॉइंट है आपको उसको क्या करना है, आपको ब्लॉक के राइट साइड में लेके जाना है। ठीक है, अगर समिंग पॉइंट को ब्लॉक के राइट में लेके जाना है, राइट साइड में, तो आप क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे समिंग, जो भी समिंग सिग्नल आपका आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जी। अगर इसको आपको लेके जाना है लेफ्ट साइड में, जैसे आपका कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है आपका, यहाँ पे आपका एक समिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से इसको आपको लेके जाना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट साइड में लेके जाना है। अगर इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के, तो जो आपका समिंग सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/g से, 1/g। ठीक है, 1/g हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, जो भी समिंग सिग्नल है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/g से। अगर यही बात करें हम टेक अवे पॉइंट की, तो टेक अवे पॉइंट की अगर बात करेंगे, तो टेक अवे पॉइंट में क्या होता है हमारा, कोई भी टेक अवे पॉइंट है जिस तरह से, जैसे ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, टेक अवे पॉइंट मतलब ले जा रहा है यहाँ से, समिंग पॉइंट पे आता है, सम होता है वहाँ पे, ये आपका टेक अवे पॉइंट है। अगर इस टेक अवे पॉइंट को आपको क्या करना है, राइट साइड में लेके जाना है, तो समिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/g से। ठीक है, और अगर इसको क्या करना है आपको, जैसे कोई ब्लॉक दे रखा है और इसके राइट साइड के अंदर आपका टेक अवे है, और आपको अगर इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, तो लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी से। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको टेक अवे पॉइंट को राइट साइड में लेके जाना है तो 1/g हो जाएगा, और अगर टेक अवे पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, और समिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर समिंग पॉइंट को राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो इंटू जी हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो 1/g हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो आप इस डायग्राम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले की, ए ऑप्शन जो हमें दे रखा है, ए के अंदर क्या है, हमारा समिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ब्लॉक दिख रहा है। आप समिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक के इधर ही लेके जाएंगे राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ये खुद है ही ऑलरेडी, तो इसको अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई जी हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ब्लॉक के राइट साइड के अंदर समिंग पॉइंट, तो आपका एक ही ऑप्शन है जिसके ब्लॉक के राइट साइड में समिंग पॉइंट है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जी से। तो ए में क्या हो जाएगा आपका नंबर 3। अब बी की बात करें, यहाँ पे बी के अंदर क्या दिख रहा है आपको, टेक अवे पॉइंट दिख रहा है। टेक अवे पॉइंट कहाँ पर है, ब्लॉक के राइट साइड में। अब राइट साइड में दे रखा तो हमें कहाँ लेके जाना है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, क्योंकि राइट साइड में तो ये ऑलरेडी है, तो लेफ्ट साइड में इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने अभी टेक अवे पॉइंट को पढ़ा है कि लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई जी हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा टेक अवे पॉइंट देखो जो ब्लॉक के लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा जिसके अंदर ब्लॉक के लेफ्ट साइड के अंदर एक टेक अवे पॉइंट है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जी से। तो ये आपका बी में 1 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें सी की अगर बात करें, यहाँ पे सी में भी टेक अवे पॉइंट है, लेकिन ये किस साइड में, लेफ्ट साइड में है। इसको अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो 1/g हो जाएगा। तो देखिए आप, ब्लॉक के राइट साइड में कोई टेक अवे पॉइंट, तो ये आपका ब्लॉक है, इसके राइट साइड में टेक अवे पॉइंट है, ये दे रखा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 1/g। तो सी में आपका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। और अगर बात करें डी की,
तो डी में क्या दे रखा है आपका समिंग पॉइंट है, लेकिन ब्लॉक के राइट साइड में है। अगर समिंग पॉइंट दे रखा है ब्लॉक के राइट साइड में, तो आपको किस तरफ ले जाना है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक के लेफ्ट साइड में एक ही समिंग पॉइंट है हमारा, और किससे मल्टीप्लाई हो जाता है 1/g हो जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली, अगर आपको 2 पॉइंट याद है तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में 3, बी में 1, सी में 4 एंड डी में 2। ठीक है, आ गया समझ में। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, समिंग पॉइंट एंड टेक अवे पॉइंट। राइट में लेकर जाना है तो क्या होगा, और लेफ्ट में लेकर जाना है तो क्या होगा। तो समिंग पॉइंट को राइट में लेके जाएंगे तो जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी जगह अगर टेक अवे पॉइंट को राइट में लेके जाएंगे तो 1/g हो जाएगा। यही अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, व्हाट डज द फंक्शन एफ टी नोटेड इन द फिगर रिप्रेजेंट। एक फिगर दे रखा है, उसके अंदर एफ टी एक फंक्शन दे रखा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स, यूनिट रैम्प एंड यूनिट पैराबोलिक। तो आपको आसानी से बता सकते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन है ये। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है वो वाई एक्सिस के ऊपर, तो यूनिट इम्पल्स है। अगर स्टेप की बात करें तो इस तरह से होता है, रैम्प की बात करें तो ये पैराबोलिक है। तो इजीली बता सकते हैं आपको। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। द सर्वो मोटर डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड मोटर्स प्रिंसिपली इन दैट इट हैज़। सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड मोटर से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लो इनर्शिया एंड हाईएस्ट टाइटिंग टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑब्लिक प्रिंसिपल इन मैकेनिकल सिस्टम्स एनालाइजेस टू किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो लॉ होता है वो कौन सा होगा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किरचॉफ्स लॉ के एनालॉजस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये लॉ ऑफ मोशंस तो होते नहीं है हमें। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है वो किसके एनालॉजस होता है, किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफॉर्मर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट अटेन्स टेम्परेचर 31.6 डिग्री इन हाफ एन आवर। ठीक है, व्हाट इज द थर्मल टाइम कांस्टेंट। तो ट्रांसफॉर्मर दे रखा है मैक्सिमम टेम्परेचर। इस तरह के जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी बार हर तरीके से किसी भी डिवाइस में पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है एक। तो दे रखा आपको मैक्सिमम टेम्परेचर राइज दे रखा है और कितना अटेन कर रहा है कितने टाइम में, तो थर्मल टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं, अब जो भी टेम्परेचर दे रखा टी, तो कितना है 31.6 इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है आपका 50 डिग्री। क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट टो। टी को क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, हाफ एन आवर लिख देंगे, 0.5 आवर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 50 से 31.6 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका 50 चला गया, ये हो गया 50 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। अब ये क्या कैलकुलेटर से सोल्व करने का है, अपने एग्जाम में कैलकुलेटर आता नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वहाँ पर, लेकिन बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा इधर। इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आएंगे हम, तो ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन ये हो जाएगा टो इक्वल टू 1 माइनस 31.6 अपॉन 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करें, दोनों तरफ से log ई ले सकते हैं आप, इसको ln भी लिखते हैं हम। तो log ले लीजिए, यहाँ पे ई बेस वाला log लेना है आपको, यहाँ पे ले लें दोनों तरफ, और यहाँ भी दोनों तरफ इस तरफ भी ले लें log, तो ये आपका हो जाएगा। अब log लेंगे ई बेस वाला, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टी अपॉन टॉर्क आएगा, और log की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, टो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा हाफ एन आवर। ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटर वाली एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईएन या एईएन के एग्जाम में नहीं आएंगे जिसके अंदर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं करवाया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ड्राइविंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर एलिमेंट, कोई भी लीनियर एलिमेंट है उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन डेराइव करना है, तो क्या क्या कंडीशन है। तो इसमें दे रखा बहुत इनिशियल कंडीशन दे रखा है एक तो, और दूसरी है लोडिंग कंडीशंस। तो इसके अंदर क्या होता है, हम जब भी ट्रांसफर फंक्शन डेराइव करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो जीरो हैं और एलिमेंट इज अज्यूम्ड टू बी नॉट लोडेड। ठीक है, अगर किसी भी लीनियर एलिमेंट का हम ट्रांसफर फंक्शन डेराइव करते हैं तो उसकी इनिशियल कंडीशंस को हमेशा जीरो मांगते हैं, कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है उसके अंदर, और एलिमेंट को अज्यूम करते हैं कि वो लोडेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनिशियल कंडीशंस का बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या अज्यूम करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफर फंक्शन हैज इट्स जीरो इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, द फंक्शन इज। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया आपको, एमसीक्यू सीरीज में भी कराया है, इसके अलावा भी काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन। एक बार फिर से कर लेते हैं। कोई ट्रांसफर फंक्शन है जिसका राइट हाफ में जीरो है, तो वो फंक्शन को क्या कहते हैं हम, नॉन मिनिमम फेज फंक्शन कहते हैं। कोई भी, जैसे ये एस प्लेन है, इसके अगर राइट है ये जीरो हो जाएगा आपका, ये आ गया एस प्लेन आपका। अब इसके राइट साइड में अगर कोई जीरो है तो उसको हम बोलते हैं नॉन मिनिमम फेज फंक्शन। ठीक है, अगर सारे जीरो एंड पोल्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में है तो उसको मिनिमम फेज बोलते हैं, और अगर इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑल फेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, या ऑल पास सिस्टम, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन मिनिमम फेज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट भी बनते हैं इसके अंदर से, काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज जो करी थी उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम या सिग्नल फ्लो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो देख सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि क्या क्यों नहीं आया है, या कोई और मेथड है क्या उसको करने का। जिस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम को सोल्व करने का सबसे ईजी तरीका है सिग्नल फ्लो ग्राफ, और सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत ईजीली बना सकते हैं आप, जो सेकेंड्स में बना सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल टाइम नहीं लगता अगर आपको प्रैक्टिस है उसकी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सारे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।